नाज़रीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अमरीकी इंतखाबात पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं। वोटिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है कई रियासतों में और चंद ही घंटों में एक ट्रेंड पता चल जाएगा और कुछ घंटों में पता चल जाएगा कि अमेरिका का अगला रूलर कौन होगा। और सिर्फ अमेरिका ही का नहीं बल्कि एक सुपर पावर होने की वजह से शायद बहुत दुनिया के एक बड़े हिस्से का हुक्मरान माना जाता है अमेरिकी सदर को। वो कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप होंगे या कमला हैरिस होंगी? 7 ऐसी रियासतें जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है लेकिन अब उन्हें बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर इतना कांटे का मुकाबला है। समझा जा रहा है कि ये डिसाइड करने वाली स्विंग स्टेट्स हैं और उसमें कम से कम 4 रियासतें ऐसी हैं जहां पर बहुत मामूली बढ़तरी डोनाल्ड ट्रंप को हासिल है ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक। लेकिन इसको आप डेफिनेट लीड नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि यही नतीजा बरामद होगा। यानी एरिजोना में, जॉर्जिया में, नेवाडा और नॉर्थ कैरोलिना, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत मामूली एक परसेंटेज के साथ लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और पेंसिल्वेनिया में तो हमें तकरीबन बराबर का पोल नजर आ रहा है। तो लेकिन ये सब अंदाजे हैं, सर्वेज हैं जो कि पहले भी गलत साबित हो चुके हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे उस वक्त हिलरी क्लिंटन तमाम सर्वेज में आगे थी, उन्होंने पॉपुलर वोट भी ज्यादा लिया, लेकिन बहरहाल कवायदो ज़वाबित के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। क्या इस मरतबा ऐसा हो सकता है? आज पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर इसी के साथ साथ अमेरिकी इंतखाबात, यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे, अगर कमला हैरिस बनती हैं तो क्या रुख इख्तियार करेगी अमेरिकी पॉलिसी। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। अजहर बिन करीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कैलिफोर्निया से हमारे साथ मौजूद हैं। और असद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं वाशिंगटन से। यूँ तो आप इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं लेकिन इस वक्त वर्जीनिया में मौजूद हैं शायद अपना वोट कास्ट करने के लिए और मजमूई तौर पर इलेक्शंस पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। मैं पहले असद हसन साहब आप ही से जान लेता हूँ, आप क्या ऐसा हो सकता है, अगरचे जो सर्वेज हमारे सामने आए हैं उन सर्वेज में मामूली बढ़तरी हासिल है कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन एक मरतबा ये सर्वेज पहले भी डोनाल्ड ट्रंप गलत साबित कर चुके हैं जब वो प्रेसिडेंट बने थे। क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? असद, बहुत शुक्रिया आपका। हम शायद ये नहीं कह सकते कि सर्वेज गलत साबित हुए थे, इवन हिलरी क्लिंटन की दफा भी, क्योंकि उसमें हिलरी क्लिंटन की जो लीड थी वो 4 पॉइंट की थी और जब सर्वे करते हैं तो वो साथ ही वो बता देते हैं कि जो इसमें मार्जिन ऑफ एरर है वो 2 से 4% के दरमियान होता है। लेकिन उन सर्वेज में अगर हिलरी क्लिंटन की लीड थी तो आपने देखा कि उनके 30 लाख वोट ज्यादा थे डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन जो बाकी एक मैकेनिज्म है, जो हायरार्की है स्टेट्स के इलेक्टोरल वोट्स की, उस वजह से ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गए। इस बार तो कोई सर्वे ये क्लेम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी फर्म ने, आप अगर पोलस्टर हैं और आपने सर्वे किया है और आप बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस स्टेट से 1 पॉइंट से जीत रहे हैं या फ्लां स्टेट से कमला हैरिस जो है वो 2 पॉइंट से जीत रही हैं, लेकिन साथ आप बता रहे हैं कि ये मेरे मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आता है, सो इसका मतलब ये कि आपका सर्वे गलत नहीं होगा किसी भी सूरत में, कोई भी नतीजा आता है तो ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। जैसे आपने कहा बैटल ग्राउंड्स हैं। यही वजह है कि कल जो आखिरी दिन था इलेक्शन और आज की पोलिंग से पहले पेंसिल्वेनिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं, यानी ये दूसरी बड़ी स्टेट बन जाती है ना वे, जहाँ पे इलेक्टोरल वोट्स की तीसरी बड़ी, जहाँ पे 19 वोट्स यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकी इलेक्शन जब शुरू होती है ना पोलिंग, तो उस वक्त ऑलरेडी 221 वोट्स आप ये समझें कि कमला हैरिस की पॉकेट में है, इस वजह से कि वो उनकी जो फर्म सॉलिड ब्लू स्टेट्स हैं, ब्लू स्टेट्स में डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, और 219 वोट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉकेट में है क्योंकि वो रेड स्टेट्स हैं। वहां से कमोबेश नतीजा बदलने की कोई किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया है। आयोवा में अगरचे वो रिपब्लिकन स्टेट है, वहां पे भी बता रहे हैं कि 4% की लीड है कमला हैरिस को, यानी वो स्टेट का फ्लिप होना है। बाकी तो फ्लिप होती रहती है, कभी एक के फेवर में कभी दूसरे फेवर में, इसी वजह से उनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। और इसी वजह से फोकस जो है उन 7 रियासतों पे, और फिर उन 7 रियासतों में अगर किसी एक रियासत पे सबसे ज्यादा तवज्जो है तो वो इस वक्त पेंसिल्वेनिया है और उसके बाद मिशिगन है। मिशिगन में चूंकि मुस्लिम वोटर्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है और इस वक्त करंट जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसलिए ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि मुस्लिम वोटर एक बड़ा फैसला कुन वहां पे किरदार अदा कर सकता है। दूसरी बात, अगर मैं आपको उनके कैंप के रेफरेंस में बताऊं तो अगली प्रिपरेशंस भी हैं दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कैंपेन्स की और उनके कैंप्स की, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों से खासतौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर बेहतर था मेरे लिए कि मैं पिछली दफा व्हाइट हाउस ना छोड़ता, या फिर वो ये समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे अगर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होते हैं, तो इसमें
अनफेयर होने की तो कोई इम्कान या वो बात नहीं है, क्योंकि बड़ी ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इसके बावजूद वो ये दूसरी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी वो समझते हैं कि अगर ऐसे कोई क्लेम सामने आते हैं तो उनको लीगली कैसे डील करना है। तो टीम्स इन प्लेस हैं रिपब्लिकन की भी और डेमोक्रेटिक पार्टी की भी। जमील अहमद खान साहब, ये बताइए, हम वन बाय वन जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, आपके ख्याल में कौन से फैक्टर्स होंगे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, जो उन्हें इक़्तिदार की उस मनसब पर पहुंचाएंगे जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं? आपके ख्याल में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको इस वक्त फेवर कर रहे हैं? 3 फैक्टर्स। एक, वहां 61.8% पॉपुलेशन है जो वाइट्स की पॉपुलेशन है, गोरों की पॉपुलेशन है, तो ज़ाहिर है एक तनासुब वहां चेंज हो जाता है, और बाकी पीपल ऑफ कलर 38% और बाकी लोग हैं वहां। दूसरा फैक्टर है उनकी इकोनॉमी का जो उन्होंने मामला उठाया है, उससे एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है वोटर्स और सपोर्टर्स में और स्विंग वोट्स में भी कि शायद इकोनॉमी ट्रंप के ज़माने में बेहतर हो जाएगी। और तीसरा फैक्टर ये है कि वो एक माचू टाइप स्टाइल जो वहाँ के जो वाइट हैं, सफ़ेद फार्म, उनके एक स्टाइल है, ख़ास तौर पर जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो ज़्यादा वोटर हैं उसमें, और जिनकी ज़्यादा तादाद स्विंग स्टेट्स में है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि उनको व्हाइट हाउस तक पहुंचा सकती है डोनाल्ड ट्रंप को। और मार्जिन आपने खुद अपने अभी चंद लम्हे पहले बता रहे थे कि 1% का मार्जिन न होने के बराबर है, लेकिन जो असल मार्जिन नजर आएगा और अभी आ रहा है वो 5 स्विंग स्टेट्स में है, जिसमें मिशिगन के में इलेक्टोरल वोट्स जो हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स 15 हैं, पेंसिल्वेनिया में 19 वोट हैं, एरिज़ोना में 11, जॉर्जिया में 16। इस तरह सारे मिला के स्विंग स्टेट को अगर आप देखें तो 93 वोट हो जाते हैं। तो ये 93 वोट तो पासा पलट सकते हैं अगर पॉपुलर वोट जीत भी जाए कमला हैरिस जिस तरह के पहले हुआ था। तो उस लिहाज से देखा जाए कि पहले भी ट्रंप जो जीते थे वो एक बड़ी अनहोनी सी बात थी। 1882 के बाद कोई 6 मरतबा ऐसा हुआ है कि जिसमें सदूर पॉपुलर वोट नहीं जीते हैं और उसके बाद वो जीत गए हैं इस बुनियाद पर कि वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के जो वोट उनको मिले हैं उसकी वजह से वो जीत गए हैं। तो इस दफा भी कोई सूरत हाल कोई जो आपने जमील साहब मुख्तलिफ नजर नहीं आ रही है। आपने एक फैक्टर बताया 61.8% वाइट्स की जो पॉपुलेशन है, आप कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द फैक्टर्स की फैक्टर्स है। ये जो ट्रंप की इमिग्रेशन की पॉलिसी है, क्या ये इसी के साथ कनेक्ट करती है? यानी वाइट्स को बेसिकली ये पॉलिसी भी अट्रैक्ट कर रही है, या इसको आप अलग से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप अगर देखें जो पोलराइजेशन हुई है ट्रंप के ज़माने में और उसके बाद उससे ज़्यादा, वो ट्रंप की तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी इसी पोलराइजेशन की बुनियाद पर है। अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें, उनकी स्टेटमेंट्स देखें, तो उन्हें कोई इस चीज़ का ज़ाहिर है उसी बात पर तो नैरेटिव उनका ये है इलेक्शन जीतने का, और पहले भी था, और एक कंसिस्टेंसी के साथ वो नैरेटिव अपना लेके चल रहे हैं। तो यकीनन इमिग्रेशन का उनका जो उनके खिलाफ बात जाती है, जो गोरों में भी यानी कि जो सफ़ेद निजात लोग हैं उनमें भी जो उनके खिलाफ बात जाती है, ख्वातीन में जो वाइट वुमेन है वो कहती हैं कि हम अपने जिस्म का फैसला खुद करेंगे, यानी अबॉर्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें काफी तादाद कमला हैरिस का जो एक नैरेटिव था उस तरफ वो जाना शुरू हो गए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, इसको बर्नी सैंडर्स ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है। वो कहते हैं कि इट्स अ यूनिक एंड इट्स अ कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन। तो यूनिक इस लिहाज से हो गया कि इतना कांटे का मुकाबला, और दूसरा ये है कि जो 3 नैरेटिव मैंने आपको बताए उसकी वजह से, तीसरा ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कि समझे जाते हैं इम्पल्सिव, और कमला हैरिस की एक कंसिस्टेंसी है, ये 2 चीजें। तो इसी तरीके से वोटर सपोर्टर्स जो हैं वो भी डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो यस, बड़े कांटे का मुकाबला है। यस, इकोनॉमी इज अ बिग फैक्टर इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। यस, इमिग्रेशन इज अ बिग फैक्टर इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसकी जुज एक और ये है, वो कहते हैं कि मैं तमाम जो मसनूआत चाइना से आ रही हैं उनको इतने ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा कि हमारे लिए वाइल, हालांकि इकोनॉमिस्ट इससे एग्री नहीं करते हैं क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। तो इस वक्त जो इलेक्शन के कैंपेन में जो बातें की गई हैं
उस लिहाज से ही इलेक्शन कल जो बाकी वोट रह गए हैं, याद रहे कि तकरीबन 81 से 83 मिलियन तक तो पहले ही अर्ली वोटिंग हो चुकी है। और ये भी हमें पता है कि वोटिंग वहां शुरू हो गई है 4 घंटे पहले। वहां का एक बड़ा छोटा सा शहर है उसमें, और वहां अब जैसे जैसे वहां दिनों मुख्तलिफ 6 टाइम जोन्स हैं। वहां हैम्पशायर के डिक्सीविल में इलेक्शन शुरू हो गया से 4 घंटे पहले, वहां के वक्त के मुताबिक 5 बिल्कुल सही है। तो काम तो अभी शुरू हो गया। बिल्कुल सही है सर, आपने जो 3 फैक्टर्स बताए हैं, पॉइंट कर लूं कि खतरा जी सही है। मैं सर अगर आप खतरा ये है बहुत बड़ा जी खतरा आप जी खतरा यह है कि अगले आप चंद घंटों में सुनेंगे, जब हमारी यहाँ शब हो जाएगी, कि डोनाल्ड ट्रंप वो अनाउंस कर देंगे कि मैं जीत गया हूं। हाँ। ये बहुत खतरा नजर आ रहा है। और मैं जीत गया हूं, अगर हारा तो मुझसे फ्रॉड होगा। और जिसकी वजह से 1 लाख के करीब वॉलंटियर जमा है रिपब्लिकन के, जो कि ज्यादातर गोरे हैं, तो उसकी वजह से पूरी वहां की मशीनरी तैयार है कंटीजेंसी प्लान के साथ कि क्या करेंगे। पहली मर्तबा पोलिंग ऑफिसर्स को पैनिक बटन दिया गया है और उनको गारंटी दी गई है कि आर्म्ड जो वो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, वो आपकी उसकी मदद के लिए। बिल्कुल ठीक है। ये कितना बड़ा खतरा है? मैं चले असद हसन साहब से जान लेता हूं। असद, ये कितना बड़ा खतरा है कि वो अपनी जीत का अनाउंसमेंट कर दें और उसके नतीजे में हंगामे फूट पड़े? ये इसके लिए तैयार है मशीनरी इस वक्त? असद, जो 2020 के इलेक्शंस थे उसके रेफरेंस में ये एक्सपर्ट्स के सर्कल्स में ये स्केप्टिसिज्म तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देखें ताहाल, तो ऐसा कोई अलर्ट नहीं है। 2020 में उन्होंने ये अलर्ट्स जारी किए थे कि ऐसा हो सकता है कि उनके जो एक्सट्रीम राइट के कुछ विंग्स हैं या ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ताहाल ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। अगरचे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो ये इंडिकेट जरूर कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो मैं जीत जाऊंगा। रिपब्लिकन पार्टी के इस या उनके ट्रंप के इस मौक़िफ़ के पेश नज़र यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, बिल्कुल सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी बना रखा है। कल रात ही वहाँ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि हमारी लीगल टीम इन प्लेस है और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इसको जेपरडाइज करे या कोई भी वोटर को जो है वो सप्रेस कर सके या वोट्स को सप्रेस कर सके। डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, 250 साल होने वाले हैं इस जमहूरियत को। तो इस बार ऐसा खदशा बड़ा महसूस नहीं हो रहा है। खतरा नहीं होने को तो सही है। असद, ये बताइए कि जो अभी हम डोनाल्ड ट्रंप की अभी हम डोनाल्ड ट्रंप की स्टैंड पे बात कर रहे थे और अभी कमला हैरिस की स्टैंड पे भी बात करेंगे, लेकिन आप क्या इत्तेफाक करते हैं जो 3 फैक्टर्स जमील अहमद खान साहब ने गिनवाए हैं कि 61.8% वाइट्स की आबादी है, इकोनॉमी के हवाले से ये परसेप्शन के बहुत ख़राब हो गई सिचुएशन बाइडन के ज़माने में और ट्रंप इसको ठीक कर देंगे, और फिर जिस तरह का उनका वो स्टाइल अपना कैरी करते हैं उससे रुज्जत पसंद जो अमेरिकन हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। इसमें क्या कोई आप ऐड करना चाहेंगे या चेंज करना चाहेंगे कोई फैक्टर? देखिए, इसमें 2 बुनियादी एक जो डिवाइड है ना वो रूरल और अर्बन अमेरिका की है। जो रूरल अमेरिका है जिसका जो एग्री कल्चर बेस्ड इनकी इकोनॉमी है, ठीक है, वो कोई ऐसे आपको रिच नजर नहीं आते। आप अमेरिका के नक्शे पे नजर डालें, अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा रेड नजर आएगा। ब्लू स्टेट्स आपको जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन एरियाज हैं वो आपको ब्लू स्टेट्स नजर आती हैं, यानी वो डेमोक्रेट्स हैं, वो हमारे जैसे लोग हैं, वो इमिग्रेंट्स हैं। यही वजह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करती है ज्यादा, और रिपब्लिकन पार्टी इमिग्रेशन के हवाले से अपने कुछ कंसर्न्स रखती है। वो स्पेशली कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन उसका रास्ता जो है वो रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस इलेक्शन के अंदर एक बड़ी खास बात नजर ये आ रही है कि चूंकि कमला हैरिस पहली बार अगर वो जीतती है तो ना सिर्फ एक खातून सदर होंगी बल्कि ऑफ कोर्स फिर एक स्याह फाम सदर भी होंगी। अगर हम टोटली डेमोग्राफी के बारे में सोचें तो फिर तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा कभी भी अमेरिका के सदर ना बनते, बल्कि इस वक्त भी अगर उनकी अप्रूवल रेटिंग देख लें तो वो शायद मौजूदा कंटेस्टेंट से भी ज्यादा हो। सो इस बेस पे नहीं है, लेकिन ये जरूर है आइडियोलॉजिकल एक डिविजन उसके अंदर जो है वो नजर आती है। लेकिन जितनी बाकी वल्नरेबिलिटी है, जहाँ जहाँ चीजों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जहाँ जहाँ से वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है, वो तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैंप ने और उनकी इलेक्शन कैंपेन ने उसको ट्राई किया है। लेकिन एक चीज जो फर्क नजर आ रहा है, मेरी खुद यहाँ पे बात हुई, इवन जो रिपब्लिकन के साथ ट्रेडिशनली
एक खातून से मेरी बात हुई, उसने कहा मेरे दादा आर्मी में थे, मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम फैमिली अपनी हिस्ट्री के साथ हम रिपब्लिकन है, लेकिन इस वक्त चूंकि कैमला हैरिस एक खातून है, सो मैं और मेरी माँ जो है वो वोट करेंगी उनके लिए। सो वीमेन एक ग्रुप के अंदर आप इस तरह इनकी ग्रुपिंग आप इस वक्त कर सकते हैं। आपके खवातीन का ग्रुप है, उसके अलावा लैटिन्स हैं, उसके अलावा अफ्रीकन अमेरिकन है, उसके अलावा इसके अलावा एशियन है, और फिर खासतौर पर जो मुस्लिम वोटर है वो मिशिगन के अंदर इतना बड़ा फैसला कौन उसका किरदार है, क्योंकि वहाँ 10 से 12,000 वोटों से लीड से, ये 40,000 से भी उससे पिछले इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने जीता है उस स्टेट को। तो वहाँ पे एक मेयर मुस्लिम है, उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट कर दिया है पैलेस्टीनियन सिचुएशन के पेश नज़र, मिडल ईस्ट के अंदर जो हालात है। सो अगर वो इंक्लिनेशन वहाँ होती है तो इसी वजह से ट्रंप ने अपनी आखिरी रैली भी वहीं पे मिशिगन के अंदर ही जाके अपनी कैंपेन को खत्म किया है। सो मल्टीपल फैक्टर हैं जो इस वक्त जो टिपिकल पार्टी लाइन्स थी ना उससे हट के जिनको देखा जा रहा है, जिसके अंदर वुमेन एलिमेंट है कि खातून है तो कोई बात नहीं, मैं रिपब्लिकन हूँ लेकिन मैं खातून को वोट दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यही वजह है कि ये इतना क्लोज है, यही वजह है कि इसको एंटीसिपेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। अजहर बिन करीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब ये बताइए कि अभी हम डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेंथ पे बात कर रहे थे, कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट मुंतखब होती हैं तो कौन से फैक्टर्स होंगे आपके ख्याल में जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, जो उनको पहुंचाएंगे प्रेसिडेंट की कुर्सी तक? जी बेसिकली जो इस वक्त इकोनॉमी का एक जो चल रहा है वो जो उनका जो बेसिकली था हाउसिंग के हवाले से कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे यहाँ पर, उनके लिए उन्होंने कहा कि वो सबसे ज़्यादा वो उनको असिस्ट करेंगी, क्योंकि इस वक्त जो हाउसिंग का इस वक्त इंतहाई हाई जो रेट चल रहे हैं मॉर्टगेज के हवाले से। सेकेंडली जो इमिग्रेंट्स हैं उसके हवाले से जो ट्रंप ने कहा था कि वो जो मैसिव जो डिपोर्टेशन करेंगे, तो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि बेसिकली जो कारोबार ज़िंदगी है यूएसए का वो इमिग्रेंट से ही चलता है यहाँ पर। अगर इमिग्रेंट्स की इतनी मैसिव यहाँ पर डिपोर्टेशन होगी तो जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बिल्कुल यहाँ पर एक मफलूज होकर रह जाएगा। ये दूसरा फैक्टर। थर्ड फैक्टर जो वॉर्स हैं उस हवाले से जो है ये एक फैक्टर है जो इस वक्त कैमला और के हवाले से जो जीत के हवाले से अहम फैक्टर हो सकता है। सेकेंडली जो खवातीन के अबॉर्शन के हवाले से जो है वो एक फैक्टर है। ये चार एक ऐसे फैक्टर हैं बुनियादी तौर पे जो कि कैमला की जीत में अहम जो साबित हो सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। जमील अहमद खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी, आप सर अनम्यूट कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ हमें आ सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों की कोई क्लियर फेवरेट है कि पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं? जाहिर है उनका वोट तो नहीं है, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन वो किसको बेहतर समझते हैं आपके ख्याल में कि पाकिस्तान के लिए ये वाला प्रेसिडेंट बेहतर हो सकता है? देखिए, पाकिस्तानी मुनरफ हुए हैं डेमोक्रेट से इस मरतबा गाजा के हवाले से और वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है, जिनका जहन चेंज हुआ है, वरना वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स के तरफ, इमिग्रेंट्स जितने भी हैं हमेशा से उन्होंने डेमोक्रेट के तरफ पलड़ा भारी रखा है अपना इमिग्रेंट्स का, और पाकिस्तानी भी उसी लिहाज से ये महसूस करते रहे हैं। गो के रिपब्लिकन के ज़माने में पाकिस्तान को काफ़ी इमदाद मिली है, खैर उनके लिए हमने काफ़ी जंगें भी लड़ी हैं, लेकिन ये है कि यस पाकिस्तानियों का ये परसेप्शन, लेकिन अब थोड़ा सा परसेप्शन इसलिए चेंज हुआ है कि जो 85,000 टन बम और बारूद और साजो सामान भेजा गया इजराइल को, जिससे कि जेनोसाइड हुआ और हो रहा है गाजा में और लेबनान में, उसकी वजह से ये नहीं जानते, हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर में क्या हुआ। पिछले दौर में इजराइल को जो रियायत मिली वो काफ़ी अरसे से उस रियायत का मुंतज़र था और उससे बड़ा फ़ायदा उठाया इजराइल ने, और वो ये था कि उन्होंने तल अवीव से दारुल-ए-ख़िलाफ़त शिफ्ट कर दिया, गोलान हाइट हवाले कर दिया इजराइल के, हालांकि वो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक वो टेरिटरी ऑक्युपाइड थी और खाली करनी थी। वेस्ट बैंक को उन्होंने कहा कि ये लीगल है, इजराइल ले ले, और अब
कुशनर साहब फरमाते हैं कि जी इसको तो बिल्डोज कर देना चाहिए गाजा को। ये तो रही अभी की बात, और पिछली दफा मैंने बता दिया कि क्या हुआ। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हम इजराइल के साथ, तो खैर दोनों का कंपटीशन है, कमला हारिस और डोनाल्ड ट्रंप का, कि हम इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है, और इजराइल पे अगर किसी ने हमला किया ईरान के हवाले से तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल के तरफ हो जाएंगे हम। और इसीलिए इतने बहरी बेड़े और इतनी तमाम चीजें आपको नजर आ रही। पाकिस्तानियों का तासुर इसी वजह से थोड़ा सा जो टिल्ट हुआ है, वो समझते हैं कि कमला हारिस के जमाने में ये जोनोसाइड हुआ है, यानी कि जो बाइडन के जमाने में जब वाइस प्रेसिडेंट थे, इसी लिहाज से अब कुछ आस उम्मीद लोग लगा के बैठे हुए। इसीलिए आपने अभी मेयर मिशिगन का आपने सुना कि उन्होंने भी, और कुछ मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गए हैं कि उन्होंने एक नारा लगाया था कि मैं आया तो मैं पीस करा दूंगा, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं मैं आया तो फिर ईरान को अभी तक हमला क्यों नहीं किया है उस पर कर देना चाहिए और बाद में सोचना चाहिए इजराइल को। तो इस किस्म की जो उनकी मुताजात बयानात हैं, उसकी वजह से लोग थोड़ा तजब्जब में आके इस उम्मीद लगा के बैठ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद आके जंग खत्म करा दें, क्योंकि पिछले एतवार में उन्होंने वाकई में कोई जंग नहीं होने दी, और उनका अब भी यही दावा है कि जितनी जंगें हैं मैं बंद करा दूंगा। लेकिन जो उनके मिडिल ईस्ट के लिहाज से पॉलिसी है, उससे नहीं लगता कि वो ग्रेटर इजराइल को किसी तरीके से चेक कर सकेंगे, रोक आप ये कह रहे हैं, आप सर ये कह रहे हैं जमील अहमद खान साहब के कमला हैरिस जीतें या डोनाल्ड ट्रंप जीतें, गाजा के हवाले से और इसराइल के हवाले से पॉलिसी में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या ग्राउंड पर मौजूद दोनों सहाफ़ी और अमेरिका में रहने वाले एक बाशिंदे के तौर पर भी क्या वो यही समझते हैं कि ऐसा ही है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मिडिल ईस्ट के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी, उस पर बात हो रही थी, और आइंदा दिनों में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत कमला हैरिस से बांधी जा सकती हैं और डोनाल्ड ट्रंप से बांधी जा सकती हैं, और ये पूरे खत्ते को किस तरह से मुतासर कर सकता है। असद हसन साहब, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। ये बताइए कि जाहिर है ये बात तो, ये फैक्टर तो हमारे सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में कोई जंग नहीं हुई, लेकिन क्या कोई मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है मिडिल ईस्ट के हवाले से, खासतौर पर गजा और इसराइल की पॉलिसी के हवाले से? क्या ट्रंप इस पोजीशन में हैं, या उन्होंने कोई ऐसा इंदिया दिया है वो आएंगे तो ये जंग खत्म करा देंगे? जी असद, ट्रंप ने अपनी कैंपेन में ये बावर कराया है बार बार कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये जंग इस तरह ये शुरू भी ना होती, क्योंकि वो कहते हैं कि वो ब्लड शेड के खिलाफ हैं। ये चीज़ भी उनके साथ जोड़ी जाती है कि उन्होंने जंगे वाइंड अप की हैं। अगरचे उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, वो लोग कहते हैं कि उनके स्टेटमेंट्स और रिएक्शंस दो मुख्तलिफ हो सकते हैं। ट्रंप का एक बयानिया ये भी है जो कमला हैरिस के खिलाफ वो इस्टेब्लिश करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक कमज़ोर अमेरिका की सदर होंगी, और अगर नए ग्लोबल या वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बुनियाद में कहा कि अमेरिका का सदर ऑफ कोर्स जो दुनिया बाकी के हालात हैं उसके ऊपर भी, या दुनिया के लिए जो पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर भी उनकी बड़ी से होती है। तो वो ये एस्टैब्लिश करते हैं कि वो एक कमज़ोर प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडन के जो हैं वो बज़ाते खुद आपने जो स्टेटमेंट्स में इस जंग को रुकवाने की बात करते रहे, खुद गए वहाँ पे इसराइल में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अगर मैं होता तो ये ना होता। बाकी ओवरऑल अगर आप मिडल ईस्ट पॉलिसी की बात करें, गजा पैलेस्टीनियंस की बात करें, सो डेमोक्रेटिक जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन के हामी हैं। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के आदी हैं और कुछ भी कह देने के आदी हैं, उन्होंने अपने लास्ट टेन्योर में ये भी कहा था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर पीस आता है और वो वन स्टेट सोल्यूशन से आता है। तो दैट मीन्स एक इमेंस सपोर्ट जो है वो इसराइल के लिए हो जाती है। जैसे जमील साहब फरमा रहे थे, यही वजह है कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी हो, पाकिस्तानी अमेरिकन हो, उनका नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डेमोक्रेट होता है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि सबका नहीं होता, बिकॉज ऑफ जो लोग जो बहुत ज्यादा रिलीजियस बिलीव हैं, जिनका टिल्ट दाएं हाथ की जानिब है, दाएं बाजू की जानिब है, वो हिस्टोरिकली शुरू से लेके अब तक बहुत सारे ग्रुप्स हैं मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंदर जो रिपब्लिकन के हामी हैं। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी की बात जो सबसे बड़ा मसला है, जिसमें इवन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर खवातीन से भी जो सपोर्ट अगर कमला हैरिस ग्रैब करी हैं, सो वो एबॉर्शन राइट्स हैं। और ये बहुत बड़ा मामला है इस वक्त बैलेट पेपर के ऊपर। तो आप ये देखें कि मुस्लिम्स जो राइट की तरफ इंक्लिनेशन रखने वाले मुस्लिम ग्रुप्स हैं, तो वो इस एतबार से उनके साथ खड़े हैं। मेरी और मुस्लिम ग्रुप के कुछ लीडर से बात हुई, वो कहते हैं कि आजकल जो स्कूल के अंदर को एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन या इवन बाथरूम्स का मुश्तरका इस्तेमाल,
इस बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जो लोग ये तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं वो भी रिपब्लिकन पार्टी की सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन मिडल ईस्ट पे ओवरऑल रिपब्लिकन से नाराज़ी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो मिशिगन में होने का इम्कान है। बाकी न्यूयॉर्क हो गया या जहाँ पे मैं वर्जीनिया में खड़ा हूँ, ये बड़े वाज़े मार्जिन के साथ जो हैं वो डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पे लोग अपना वोट अगर उनके अगेंस्ट में रजिस्टर कराएंगे तो ऑफ कोर्स उनके अपने डाटा के लिए, अपने फ्यूचर एनालिसिस के लिए तो ये हो सकता है, लेकिन बाकी बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं डालता ओवरऑल मुस्लिम वोट भी और फिर पाकिस्तानी अमेरिकन वोट। जय हिंद। सही है, लेकिन एक बात जो मैं समझना चाह रहा हूं अजहर साहब वो ये है कि अगर बाइडन इस वक्त कैंडिडेट होते तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती और ट्रंप शायद सर्वेज में भी बहुत आगे होते और क्लियर फेवरेट भी होते, लेकिन कमला हैरिस सेम पार्टी से होते हुए और वाइस प्रेसिडेंट भी होते हुए कमला हैरिस किन वजूहात की बिना पर ये चेंज कर पाएंगी वो सारी चीज़ें जो बाइडन नहीं कर पाए? अब या जो नाराज़ी बाइडन से है उसी पार्टी की उम्मीदवार से वो नाराज़ी क्यों नहीं है? अबॉर्शन राइट तो चले एक फ़र्क है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सेम पार्टी की दूसरी उम्मीदवार के लिए लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं? जी देखिए, जो पॉपुलैरिटी थी वो बाइडन की काफ़ी हद तक जो है वो डाउन थी, लेकिन जो मैनिफेस्टो था कैमला का और जिस तरह उन्होंने प्रेजेंटेशन की और पब्लिक को जो अमेरिकन सिटीजन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपने जो आने वाले जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अबॉर्शन राइट्स हैं, हाउसिंग है, स्पेशली हाउसिंग इस वक्त अबॉर्शन के बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए, और सेकेंडली जो मुस्लिम्स, अगर हम अमेरिकन मुस्लिम्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अरब मुस्लिम है, अमेरिकन मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम है और जो दीगर मुस्लिम्स हैं वो भी अब काफ़ी हद तक जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इनको। तो बेसिकली ये जो मेन फैक्टर्स है, तो उन्होंने अमेरिकन जो सिटीजन्स है ख़ासकर ऐसा जो एक लास्ट मिनट वोट है, बेसिकली इस इलेक्शन का जो फैसला होना है वो इतना कांटेदार, ये तारीख का मुकाबला होना है कि जो लास्ट मिनट वोट है वही काउंट करेगा। इस वक्त जो ट्रंप के हवाले से जिस तरह कि आपको पता है कि उनका कॉलो फेल में जिसे आप तजाद कह सकते हैं, वो कहते कुछ हैं और करते उसके उल्ट है। एक वाइस प्रेसिडेंट थे कि जो नहीं देख सकता मैं, अभी जरूरत नहीं है, ट्वीट करके अपने जो है वो सदारती निज़ाम को वो चलाया करते थे। तो एक ये वजह भी है कि जो एक सेंसिबल सिटीजन्स हैं यहाँ के यूएस के, वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं जो ट्रंप से। ये बुनियादी वजूहात हैं। बिल्कुल ठीक है सर। एक फैक्टर जो हम यहाँ पाकिस्तान में डिस्कस करते हैं और अगरचे ये कई रोज से डिस्कस हो रहा है और हम इस नतीजे पर भी पहुँच रहे हैं कि शायद इसकी बुनियाद कोई मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस हो रहा है, और वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से कुछ खास किस्म की उम्मीदें वाबस्ता कर ली कि अगर वो जीतते हैं तो यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान को फ़ायदा होगा और उनकी रिहाई की राह आसान हो सकती है। क्या अजहर साहब आप समझते हैं कि वहाँ भी लोग इस तरह से सोचते हैं? पाकिस्तानी कम्युनिटी खासतौर पर जो पीटीआई की सपोर्टर है बहुत बड़ी, जी बड़ी हैरान कर मैं आपको एक बात बताऊं, देखें कि अब जो यहाँ कर पीटीआई के जो एक ग्रुप है, अभी आपने जिस तरह देखा होगा कि 60 सेनेटर्स का जो खत प्रेसिडेंट को लिखा गया, वो उन्होंने डेमोक्रेट्स के जरिए जो अपनी लॉबिंग यहाँ पर आपको पता है कि लीगल चीज़ है यहाँ पर, तो वो उनसे भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और ट्रंप के हवाले से भी उनका ये है कि जैसे उनके बहुत एक उम्मीदें इनके वाबस्ता हैं कि वो आएंगे तो शायद उनको रिहा करा देंगे। लेकिन मैं आपको एक अपनी ओपिनियन में बताऊं कि अगर ट्रंप आ भी गए तो यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो प्रेसिडेंट अपना खुद नहीं कर सकता। यहाँ पर एडवाइजर्स होते हैं और जो उनकी बाकी मामलात होते हैं वो एक ग्रे लाइंस के अंदर चलती हैं। अगर वो इन केस अगर जीत भी जाते हैं तो एक ट्वीट से ज़्यादा या एक स्टेटमेंट से ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे इमरान खान साहब के लिए, जो मेरा एक ज़ाती एक ख्याल है यहाँ पर। और ये ओवरऑल है भी इसी तरह, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान को इस वक्त जो है आपको पता है कि पाकिस्तान और जो अमेरिका का रिलेशनशिप है वो एक ऐसा रोमांस रहा है कि जब आपको मतलब होता है यूएसए को तो वो तभी जो है वो उनको उसको किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम अगर ट्रंप करेंगे भी एक ट्वीट से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। जमील अहमद खान साहब, पाकिस्तान की एज अ स्टेट नए अमेरिकी सदर से क्या तवक्कुआत होंगी?
नहीं, पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी तवक्को ये होगी कि जो हमारा ट्रेड रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उस ट्रेड रिलेशन के लिए हमें मज़ीद उनके साथ ट्रेड में रियायत मिल जाएं। अभी भी हमारा सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन जो है बेहतर ट्रेड के लिहाज से, जहाँ से हमें ज़्यादा डॉलर आते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद यूरोप है, और उसके बाद कोई और मुल्क आता है। एक तो ये रहा। दूसरा ये है कि हमारे कश्मीर के मामलात में वो ट्वीट के हवाले से बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इंदिया दिया था कि मैं कश्मीर का मसला भी हल करा दूंगा, हालांकि वो मसला मजीद बिगड़ गया। 370 और 35A बाद में नाफिज हो गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक तासुर कायम किया था। हमने सिर्फ इतनी तवक्को की जा सकती है कि जब हम मल्टीलैटरल फोरम पर जाएं कश्मीर के हवाले से या इंडिया के हवाले से, तो हमारी मुखालफत अमेरिका न करे, जो कि मुश्किल काम है, क्योंकि अमेरिका का इंडिया में इस वक्त जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में वो इंटरेस्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से इस उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आखिरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से इसमें अफगानिस्तान के हवाले से जो 20 वहाँ के ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं, दहशतगर्द ग्रुप, मॉनिटरिंग टीम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक जो कायम हुई थी, उन्होंने दिया है। उससे पाकिस्तान को तो खतरा और खदशा तो हमने बताया है, हर जगह बताया है, लेकिन बाकी दुनिया में और अमेरिका सरे फहरिस्त, उसको भी इस चीज़ का एहतमाल है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये मामला वही हो जाएगा जिस तरह पहले फैला था। दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर यह दहशतगर्दी हो सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तवक्को होगी ट्रंप से कि वो जब सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन जाती है या अफगानिस्तान के हवाले से जो कार्रवाइयाँ करनी है उसमें फाल किरदार अदा कर सकें। और उसमें फाल किरदार क्या हो सकता है? अफगानिस्तान के $6 बिलियन, $7 बिलियन जो हैं, उसको अगर रिलीज कर दिया जाए तो अफगानिस्तान अपने स्ट्रक्चर को मजबूत कर लेगा, और फिर अफगानिस्तान से ये डिमांड की जा सकती है कि आप जो है उनको कंट्रोल करें। अभी अफगानिस्तान की अपने बस की बात ही नहीं है तालिबान के कि वो सारों को खुद कंट्रोल कर सकें, उनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान की तो होगी कि हमें हमारे जो इंडिपेंडेंट हम चाहते हैं कि अपने खारजा पॉलिसी को रखें, उसको हमें रखने के लिए हम पर दबाव ना डाला जाए, क्योंकि चाइना कंटेनमेंट के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी ने चेंज तो होना नहीं है। हमारा ये मकसद और मतमाय नज़र होगा पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि हम पर इस पर गैर ज़रूरी प्रेशर ना डाला जाए, जिस तरह की इंडिया ने रशिया से भी अपना मफाद बरकरार रखा हुआ है, अमेरिका से भी रखा हुआ है, सऊदी अरब ईरान से भी रखा हुआ है। तो वो ये जैसे 5-6 तवक्कुआत ट्रंप से हमारी होंगी, लेकिन वो तवक्कुआत अपनी जगह पर। हमारे 2 साथी यहाँ मौजूद हैं आपके पास इस वक्त पैनल में। हमें इस चीज़ को मानना होगा और तस्लीम करना होगा हकीकत पसंदाना तरीके से कि हमारी वहाँ सफारत खाने समेत हम अपने वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो हमारे वतन से दूर प्रदेश में हमारे पाकिस्तानी वहाँ अमरीकी निजात वहाँ रहते हैं, उनको हमने वो छतरी प्रोवाइड नहीं की है, वो हमने कंफर्ट प्रोवाइड नहीं किया है कि वो हमारे सही सफ़ीर के तौर पर वहाँ मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह इंडिया कर रहे हैं उस तरह करें, और वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी बच्चों को भेजें, वहाँ सियासत में उसी अंदाज में अपने बच्चों को और बाकियों को भेजें जिस तरह यूके में हो रहा है। तो ये इन तमाम में हमें कदगने ना लगें। ट्रंप के ज़माने में तो हमारी तवक्कुआत सिर्फ यही होगी कि थोड़ी सी इन मामलात में हमें जो हमारा जायज़ तरीका है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, उसमें कदगने ना लगाई जाए। जी बिल्कुल सही है। एक तासुर असद साहब ये है कि अगर कमला हैरिस हार जाती हैं तो वो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेंगी, लेकिन अगर ट्रंप हार जाते हैं तो अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे और वो धांधली का शोर मचाएंगे। क्या ये तासुर दुरुस्त है? ऐसा हो सकता है? स्केप्टिसिज्म तो इस बारे में मौजूद है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मैंने शायद पहले भी इसको समराइज किया है कि उन्होंने 2 दिन पहले भी ये कहा है कि अगर फेयर इलेक्शन हुए तो मैं जीत जाऊंगा, और इसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्तगी रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट हों या वो खुद पार्टी के अंदर लोग, वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि अगर वही जीतेंगे तो फिर इलेक्शन फेयर उसको वो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। सो स्केप्टिसिज्म है, लेकिन मैं वाशिंगटन डीसी के अंदर या इनकी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उनकी रिपोर्ट्स का हवाला दूं, मैं बाकी सिक्योरिटी के इदारों का हवाला दूं, तो ऐसा कोई इंडिकेटर नज़र नहीं आता कि यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो। अपने आप पे वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं।
सही है। और अजहर साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है जो समझा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप या तो प्रेसिडेंट हाउस जाएंगे वरना जेल जाएंगे? क्या इस किस्म के खदशात उनको लाहिक हैं? देखिए, एक्चुअली जो जैसे रासद साहब भी अभी बता रहे थे कि जो ट्रंप के अपने ही बयानात हैं कि उनका भी जो 3 दिन पहले का बयान है कि अगर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो बाइडेन इंतज़ामिया है, जो मशीनरी है, वो मुकम्मल तौर पर धांधली के लिए वो कर रही है, उनको हराने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। तो उनका ये कहना था कि जो रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है कि अगर मैं हार गया तो ब्लड बाथ होगा। ब्लड बाथ मीन मतलब आपको यही है कि एक ऐसे फसादात का वो अपने मुंह से खुद जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले, क्योंकि उनकी एक रवायत भी रही है, कैपिटल हिल हमला आपको सामने ही है, जिसमें उनके हामियों को गिरफ्तार किया और तारीखी उनको सजाएं दी गई थी। तो कुछ इस किस्म के खदशात हैं। लेकिन अभी जिस तरह फेक न्यूज़ के हवाले से अमेरिका जो सा है ख़ुद वो इसका शिकार है कि जो साइबर सिक्योरिटी है और इनकी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, उन्होंने बेसिकली ये कहा है जी कि इस वक्त जो पोलराइजेशन है उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए कुछ फेक न्यूज़ और कुछ फेक वीडियोस भी स्प्रेड की जा रही हैं, जिससे बचना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कुछ वजूहात साबित हो सकती है। इन केस अगर ये हार जाते हैं ट्रंप, तो ये फेक न्यूज़ और ये जो फेक वीडियोस हैं, ये भी जो है वो एक फैक्टर बन सकती हैं किसी हंगामा राई या किसी ऐसी सिचुएशन का। ठीक है, बिल्कुल। असद साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं या कमला हैरिस जीते हैं, इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ता है किसी एक के जीतने या हारने से, या दोनों की जीत या हार की सूरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? पहले तो मैं जो अजहर रिस्पॉन्ड कर रहे थे उसी में थोड़ा सा और इजाफा करना चाहूँगा कि ये बड़ा यूनिक इलेक्शन इस हवाले से भी है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपके नॉलेज में है कि उनको फैलनी के 34 जो चार्जेस थे उन तमाम में सज़ा हो चुकी है। सज़ा मीन उनको कन्विक्ट करार दिया गया है। अब जो है उसके बारे में जो उनको सज़ा सुनाई जानी है वो नवंबर में है। सो अगर वो कामयाब होते हैं तो वो ऐसे होंगे जो जिनको सज़ा मिल चुकी है, कन्विक्टेड होंगे, सज़ा याफ्ता होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क के सदर होंगे। तो ये पहली बार होगा। कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो पहली अफ्रीकन अमेरिकन और पहली खातून सदर बनेंगी, और ट्रंप जीतते हैं तो उनकी एक और यूनिकनेस उनके साथ ये लगेगी कि 1885 के बाद वो दूसरे अमेरिका के सदर होंगे और इन पिछले 140 साल में पहले सदर होंगे जो नॉन कंसेक्यूटिव सेकंड टर्म के लिए ऑफिस के अंदर आते हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की जानिब कि पाकिस्तान के रेफरेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि अमेरिका ने उसको अपने उस रीजन के अंदर अपने इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रही है। इस वक्त अगर आप देखें अफगानिस्तान के अंदर फौरी तौर पे उनको कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता है। अगर आप 70 की दहाई और 80 की दहाई में या सोवियत वॉर के एरा में देखें तो उसमें भी रूस से कंसर्न था। अब जो है फिर अफगानिस्तान, अब जो है चाइना है। अब चाइना पे पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि चाइना कंटेन चाइना पॉलिसी चल रही है और अमेरिका की तवज्जो साउथ एशिया नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया है। सो आगे चल के मालूम होगा कि क्या होता है। डायरेक्ट फौरी तौर पे कोई असर होने का इम्कान नहीं है। फौरी तौर पर साथ मुरतब होते हुए नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया असद हसन साहब, जमील अहमद खान साहब और आज़म बिन करीम साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी और जो पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से जो इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं तो उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इनफैक्ट इस्लामाबाद में 27वीं सालाना पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, इसका आगाज़ हो चुका है कल से और 4 दिन तक ये जारी रहेगी। इसमें वज़रा शिरकत कर रहे हैं, अहम हुकूमती ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं। इसकी अहमियत क्या है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर भी पाकिस्तान ये प्लान बनाता रहा है और इंटरनली भी इन प्रोग्राम्स पे काम होता रहा है। ये कितना ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है और इससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ के लिए। हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, खुश आमदीद। सर, पहले तो ये बता दीजिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पायदार तरक्की, ये होती क्या है ताकि फिर हम समझ पाएँ कि इससे हमें क्या तवक्कुआत वाबस्ता करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, बल्कि आज मैं भी सुबह
सेशन में इस पे स्पीकर था। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मुल्क हैं वो अपनी मुआशी तरक्की को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जैसे पाकिस्तान की ग्रोथ होती है फिर गिर जाती है, तो हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कह सकते। और दूसरा ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में, लोगों की भलाई में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके मुताबिक वो लोगों को फ़ायदा देती है या नहीं देती है। लेटली इसके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके अंदर क्लाइमेट की रिजिलियंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है कि जिन ममालिक की वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा है, जैसे पाकिस्तान है, हमारे फ्लड्स आते हैं, ड्राउट आते हैं, ज़राअत ख़राब होती है, घर और रोज़गार तबाह होते हैं, तो आया हमारी मुआशी जो प्लानिंग है वो उससे डील कर रही है कि ये इसको हम सस्टेनेबल करें। तीसरा ये है कि जो हम आलूदगी फैलाते हैं, जो हम बिजली यूज़ करते हैं या फ्यूल यूज़ करते हैं, जिससे जैसा कि लाहौर में स्मॉग का आजकल चल रहा है, कि उनसे डील करने के लिए आया जो पॉलिसीज़ हैं और इम्प्लीमेंटेशन के इदारे काम कर रहे हैं। तो इस पे एक खित्ते का डायलॉग हो रहा है जिसमें आज हमने जो बात की कि जो रिस्क्स हैं पाकिस्तान के ऊपर और खित्ते के ऊपर, उनको डी रिस्क या कम करने के लिए किस किस्म की पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि लोगों को कोई शॉक ना लगे और अचानक लोग गुर्बत की सतह से नीचे ना चले जाएं, अचानक ज़राअत ना गिर जाए। तो ये इस किस्म का डायलॉग हो रहा है इस्लामाबाद में। तो हारून साहब, जो इसका इस दफ़ा मौजू है नाजुक हालात से पायदार तरक्की की तरफ सफ़र, तो इसके अहम फैक्टर्स कौन से हैं? यानी किसको हम बुनियाद बनाकर ये सफ़र तय करना चाह रहे हैं, किन चीज़ों को? देखिए, जब ये पेंडेमिक आया तो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उसके बाद जिसको हम कहते हैं नाजुक हालात या दुनिया बड़ी फ्रेजाइल हो गई, उस पे ये हुआ कि बहुत से ममालिक का तो बिल्कुल ही इकोनॉमी बैठ गई। आपने श्रीलंका देखा, जो ममालिक टूरिज्म पे इन्हिसार करते थे, लोगों ने ट्रैवल बंद कर दिया। कॉस्ट, फिर दूसरा इसका फैक्टर ये आया जो हम पे भी आया कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। तो ये तो था जो नाजुक हालात पैदा हो गए। अब उससे जब रिकवरी की जा रही है तो उसके अंदर आइंदा के लिए किसी ऐसे हालात से निपटने के लिए आप पायदारी की तरफ क्या इक़दामात ले सकते हैं। देखिए ना, जैसे अगर आपका इन्हिसार एक मंडी पे है, अमेरिका का चीन पे था, वुहान से कोविड शुरू हुआ तो उनकी सारी प्रोडक्शन और सप्लाई बंद हो गई। तो एक तो रिकमेंडेशन ये है कि हम मुख्तलिफ मंडियों के साथ काम करें, एक के साथ ना करें ताकि सप्लाई आती रहे। दूसरा ये है कि आप कैसी इन्वेस्टमेंट्स करें कि जिससे आपकी हेल्थ का, जैसे पेंडेमिक खुदा ना खास्ता दोबारा आए तो उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करना है। तीसरा है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आता है हमारे पास, जैसे पाकिस्तान IMF के पास बार बार जाता है, उससे निकलने के लिए पाकिस्तान के लिए क्या तरीके हैं। तो ये बहुत सारे हर मुल्क के लिए रिस्क हैं कि उनको डी रिस्क, अब जैसे चीन का कनेक्टिविटी है, उन्होंने कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन है वो तो अगर प्रोडक्टिविटी या पायदार तरक्की में अपना रोल नहीं प्ले करता तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ एक सड़कें रह जाएंगी। उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए कि लोगों के लिए जॉब्स आएँ, एक्सपोर्ट्स बढ़ें और जो ग्रोथ हो वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हो। अब ये हमारा चैलेंज है, बजाय इसके कि हम सिर्फ ये बीचें कि जी CPEC गेम चेंजर है। इस वक्त सवाल ये है कि CPEC को लोगों की भलाई के लिए पायदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। सही है सर। अभी हाल ही में इस्लामाबाद में SCO समिट हुआ था, आप रीजनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, उसका मौजू भी तकरीबन यही था। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो, और यानी पायदार तरक्की की बात करते हैं, तो क्या SCO में शामिल ममालिक को इस मौजू पर इंगेज किया जा सकता है? देखिए, इस मौजू के ऊपर तो एंगेज किया जा रहा है और किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि खाली बातों का से सब फायदा नहीं होता। ये जो SCO समिट था, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपनी कुछ डील्स को टेबल पे रखते। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर अब चीन ने सड़कें बना के काशी से लेके वेस्टर्न चाइना से लेके हम इस वक्त गवादर तक लिंक्ड हो रहे हैं, आगे सेंट्रल एशिया से चीन लिंक्ड है, अब ये जो और पोर्ट्स डेवलप हो रही हैं,
अब ये जो सारी चीजें हैं, इसका क्या मतलब है? अगर तो हमने अपने बॉर्डर को सिक्योरिटी की नजर से देख के बंद रखना है, फिर ये कनेक्टिविटी का हमें फायदा नहीं है। अगर हमने कस्टम्स के कवानीन और सब चीज़ों को हार्मोनाइज करके, जैसे यूरेशिया की कस्टम्स यूनियन है, उनको बनाना है ताकि हमारी तजारत के कवानीन एक से हो सकें, फिर ये चलना शुरू होगी। अगर प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे और ट्रेड, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसेज, होटल्स, इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बनेंगे तो ये सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे रह जाएगा जिस पे अमीर लोग कारें चलाते हैं। सही है। नहीं, हारून साहब आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अब चूंकि इस ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें आलमी और इलाकाई माहिरीन भी शिरकत कर रहे हैं, तो यानी कोई मुल्क अकेला अपने तौर पर वो गोल्स हासिल नहीं कर सकता पायदार तरक्की के, जो आप रीजनल कनेक्टिविटी के साथ और रीजनल कंट्रीज मिलकर कर सकते हैं। जी, हम इसको मिलके 3-4 चीजों में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है रीजन के ममालिक को। एक तो नॉलेज में, कि हम एक दूसरे के मुतल्लक समझें, कवानीन को समझें, उनके कल्चर को समझें, बिजनेस एथिक्स को समझें, उनके कंपैरेटिव एडवांटेज को समझें जो खुदा ताला ने उनको दिया है। हर एक मुल्क के पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। अगर पाकिस्तान में ज़राअत है, यंग लोग हैं, आईटी है, तो सेंट्रल एशिया में मादनियात हैं, तेल हैं, सो हम एक दूसरे को समझने में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमने ये काम नहीं किया। दूसरा ये है कि हमें फिर जो तिजारत के लिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इदारे चाहिए। देखें ना, मसलन अभी हमारी ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी कंपनी जो NLC है, लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है कि 5 मुल्क मिलके एक जॉइंट ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलें और उसके रूल्स ऑफ बिजनेस एक हो। किसी मुल्क में ट्रकिंग की कुछ रेगुलेशन होगी, कुछ हमारी होंगी, कुछ फाइटोसैनिटरी के मैयज होंगे। अब इन चीजों का एक खित्ते का रीजनल हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है। वो हमारा काम है, वो चीन नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जरूरत है। इसी तरह फाइनेंसिंग कहां से आएगी? अगर आपने और तजारत करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो हमारे पास तो कोई लॉन्ग टर्म तो SCO के पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि हम क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए और रीजनल ट्रेड के लिए एक बैंक बनाएं, मल्टीलैटरल हो, जो सिर्फ इस पर्पस के लिए काम करे। अब ये खित्ते को अपने मसाइल, पहले जो एक ग्लोबल आर्किटेक्चर चला आ रहा है, वो हमारे मसाइल हल नहीं अब कर पाएगा, चाहे आलमी बैंक हो, चाहे IMF हो। अब खित्ते को अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, और वहां मुझे डर ये है कि अगर हम नहीं आगे आएंगे तो कोई और मुल्क, मैं ऑलरेडी देख रहा हूं कजाकिस्तान एक्टिवली काम कर रहा है, उज़्बेक्स कर रहे हैं, फिर हम जो हैं इस मामले में पीछे रह जाएंगे, कोई और कनेक्टिविटी का फायदा उठा जाएगा। सही है। हारून साहब, ये जो हम अभी एक साल पहले भी हमने ये बहस सुनी थी, पाकिस्तान में एक सियासी जमात ने ये दावा किया कि हम 6.2 पर ग्रोथ छोड़ के गए हैं। दूसरी सियासी जमात ने कहा कि ये 6.2 तो थी, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं थी, इसलिए इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कौन सी ग्रोथ ऐसी होती है जो सस्टेनेबल नहीं होती, यानी इसका कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, या वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ इंडस्ट्री या कोई सेक्टर ग्रो कर रहा होता है? कि देखें, ग्रोथ के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका ये है, जैसे आपकी एक फैमिली है, उसके अंदर एक आदमी जो है उसको एक अच्छी तनख्वाह, अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो इसी तरह मुल्क में एक कोई सेक्टर है जिसमें आप टेम्परेरीली उसमें ग्रोथ ले आते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में बाज़ काम करते हैं। जी, पाकिस्तान में सर्विसेज सेक्टर है जिसमें ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, होटलिंग, रेस्टोरेंट्स, इसके अंदर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये सारी चीजें ट्रेड बेस्ड हैं, और दूसरा ट्रेड जो आपने शॉपिंग मॉल्स खोल दी, ट्रेडिंग शुरू कर दी। अब ये जो ग्रोथ है, इससे आपके मुल्क का नंबर तो चला जाएगा, लेकिन 250 मिलियन की पॉपुलेशन अगर, क्योंकि आप इतनी चीजें बनाते नहीं हैं, फिर आपका इंपोर्ट्स पे इन्हिसार बढ़ गया है। अब जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास डॉलर्स खत्म हो जाते हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। जब डॉलर खत्म होते हैं फिर वो ग्रोथ का बबल नीचे गिरता है, फिर आप पाबंदियां लगाते हैं, और ये साइकिल हमारा 30 साल से चला आ रहा है। जो माशी ढांचा है वो लोगों के 4 बेसिक चीजों को एड्रेस नहीं कर पा रहा। एक, यंग लोगों के लिए बाइज्जत रोजगार का सामान नहीं कर पा रहा। 2, हमारी एक्सपोर्ट 15% हर साल नहीं बढ़ा पा रहा।
3, हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहा, हम बहुत बेसिक चीजें बेचते हैं। और 4, कि जो फ्यूचर आ रहा है टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रोथ का, उससे हमें कनेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारी ग्रोथ बार बार गिरती है। अगर हमारी पॉलिसियां ऐसी हों कि हम जो सस्टेनेबल ग्रोथ ये है कि हम इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी कर रहे हों, ऐसी कर रहे हो कि लोगों को स्किल्स दे रहे हो कि उनको मार्केट से लिंक करके नौकरी भी आ रही हो और एक्सपोर्ट बढ़ रही हो, बिल्कुल सही है। और यही इस और हारून साहब यही इस कॉन्फ्रेंस का मौजू भी है, ताकि इस तरफ तवज्जो मबजूल की जाए। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।